भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करिए। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के कई साधन हैं। कई तरीके से अध्ययन किए जा सकते हैं। जैसे कि उल्का पिंडों का अध्ययन कर लिया, जो ग्रह हैं उपग्रह हैं वहाँ का अध्ययन कर लिया। ठीक है, क्योंकि पहले कभी सौरमंडल का ही भाग थी पृथ्वी, तो सौरमंडल के किसी ग्रह उपग्रह या उल्का पिंड का अध्ययन कर लिया तो उससे कुछ अनुमान लगा लेना। इसके अलावा ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी से निकलने पदार्थों से अध्ययन करना करना कि क्या क्या पदार्थ पृथ्वी के अंदर हैं, आंतरिक संरचना में हैं। तीसरा ये कि खुदाई कर लिया, कुछ किलोमीटर तक, कई किलोमीटर जितना जा सके वहाँ तक का देख लिया। लेकिन ये सब सीमित साधन ही हैं, इससे सीमित जानकारी ही मुझे हमें जो है प्राप्त होती है। हालांकि कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का, लेकिन जब से भूकंपी तरंगों की खोज हुई है तब से ये काफ़ी वैज्ञानिक तरीका हो गया है आंतरिक संरचना के अध्ययन का। तो भूकंपी तरंगे जब हम पढ़ते हैं, प्राथमिक तरंगे अर्थात पी वेव्स, द्वितीयक तरंगे एस वेव्स और सतही तरंगे अर्थात एल वेव्स या लॉन्ग वेव भी जिसको कहते हैं। जो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे हैं इनको पिंड या बॉडी तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक परतों में चलती हैं। और जो एल वेव्स हैं, जो लॉन्ग वेव्स हैं, वो सतह पे चलती हैं, इसीलिए इसको सतही तरंग भी कहते हैं। अब आपको जब पृथ्वी की संरचना के बारे में बताना है और भूकंपी तरंगों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये ध्यान रखनी है कि क्यों हम भूकंपी तरंगों की बात करते हैं, तरंगों का पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्या लेना देना है। तो एक सूत्र है विज्ञान का, याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है वो समानुपाती होता है तरंगों के या भूकंपी तरंगों के वेग के। अर्थात भूकंपी तरंगों के वेग में जो परिवर्तन होगा, इससे हमको पता चल सकता है कि संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या एक समान है या अलग अलग पदार्थों से बनी है, या कहाँ कम घनत्व वाले पदार्थ हैं, कहाँ अधिक घनत्व वाले पदार्थ हैं, या कहाँ तरल हैं। यहाँ पर हमको इन तरंगों से पता चलता है। जैसे कुछ हम बातें आपको बेसिक बातें बता रहे हैं, तभी हम पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे सतह से, जो पृथ्वी की सतह, मान लीजिए पृथ्वी है और ये सतह है, सतह से जब आप केंद्र की ओर जाएंगे तो भूकंपी तरंगों के वेग में देखा जाता है अचानक वृद्धि होने लगती है। इससे क्या पता चलता है? हमने आपको सूत्र बताया कि जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ज़्यादा, अर्थात जितना ज़्यादा घनत्व होगा किसी भी वस्तु का, उतना ही ज़्यादा भूकंपी तरंगों का वेग होगा। तो वेग बढ़ने के कारण हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है, घनत्व में वृद्धि होती है। क्या स्पष्ट होता है कि आंतरिक परतों का जो घनत्व है ऊपर की परतों से ज़्यादा है। अगर समान रासायनिक संरचना वाले पदार्थ हों या परतें हों, पृथ्वी मान लीजिए समान रासायनिक संरचना वाले परतें हों, तो भूकंपी तरंगों का मार्ग हमेशा सीधा होगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आंतरिक परतों में इनका मार्ग मुड़ जाता है, वक्राकार हो जाता है। इससे क्या पता चलता है हमें कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना में अंतर पाया जाता है, विभिन्नता है, एक समान नहीं है। ठीक। अगर हम अब बात करें तरल और ठोस की, तो वो हमको कैसे पता चलता है? तो प्राथमिक जो पी वेव्स हैं, प्राथमिक तरंगे हैं, ये तीनों माध्यम में अर्थात ठोस, तरल और गैस तीनों में चलते हैं। किसमें? तीनों में चलते हैं। और द्वितीयक तरंगे जो हैं केवल ठोस में चलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां प्राथमिक तरंगे तो चली जाएं लेकिन ये द्वितीयक तरंगे नहीं जाएं, इसका मतलब है कि वो जो पदार्थ है वो तरल होगा या गैसीय होगा, वो ठोस नहीं होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ये देखा जाता है कि जो गुटेनबर्ग असातत्य, गुटेनबर्ग जो सीमा होती है, अभी हम आपको बताएंगे वो भी, गुटेनबर्ग क्या है, लेहमन क्या है। उसके बाद एस तरंगे जो हैं, जो सेकेंडरी वेव्स हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो बाह्य क्रोड है उसके पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं। अब यहाँ पे गुटेनबर्ग क्या है? देखिए, क्रस्ट मेंटल कोर से बनी है पृथ्वी।
क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग होता है। क्रस्ट को भी दो भागों में, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। मेंटल को ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, और कोर में बाह्य कोर और आंतरिक कोर को डिवाइड कर सकते हैं। इनमें जो आपका क्रस्ट होता है, जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट होता है, उसके बीच की जो असांतत्य होती है, घनत्व में जो भिन्नता पाई जाती है, इस सीमा को कोनोरेड सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनोरेड सीमा कहते हैं। वहीं मेंटल, जो ऊपरी मेंटल है और क्रस्ट के बीच की जो सीमा है, इसको मोहो सीमा कहते हैं, या मोहो डिसकंटिन्यूटी, या मोहो असांतत्य कहते हैं। इसके अलावा अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांटा गया है घनत्व के आधार पर। इनके बीच की जो सीमा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल को, इसको रेपिटी असांतत्य कहते हैं। निचला मेंटल और बाह्य कोर में जो डिवीजन है, उसके बीच जो असांतत्य है, डिसकंटिन्यूटी, अर्थात जो घनत्व में विभिन्नता वाली रेखा है, इसको गुटेनबर्ग असांतत्य कहते हैं। यही की बात हम कर रहे थे। और इसके नीचे जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर की जो सीमा रेखा है, इसे क्या कहते हैं? लेहमन असांतत्य कहते हैं। तो यही गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद देखा जाता है कि एस तरंगे जो है विलुप्त हो जाती हैं। हालांकि जो पी तरंगे हैं, उनकी जो उनका जो वेग है वो कम हो जाता है यहाँ पर। तो वेग क्यों कम हो जाता है? क्योंकि तरल अवस्था आ जाती है, घनत्व कम हो जाता है। तो एस तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए ये कहा जाता है, ये स्पष्ट होता है कि बाह्य जो क्रोड है वो तरल अवस्था में बना होता है। अब आपको समझ में आएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऐसे पढ़ता तो ना समझ में आता। हालांकि वीडियो है, आप लोग जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं। जो भूकंप और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर हमने वीडियो दिया है भूगोल का, पेपर 1 में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अभी भी अप्रत्यक्ष साधनों का ही सहारा है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर पृथ्वी में अभी तक 3 से 4 किलोमीटर तक ही खुदाई या पहुंचा जा सका है। इन्हीं अप्रत्यक्ष साधनों में भूकंपी तरंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाकी की हमने चर्चा की। आपको पता है कि 3 प्रकार की तरंगे हैं। 2 जो हैं जिनको बॉडी वेव्स कहते हैं, जो 2 हैं पिंड तरंगे कहते हैं, या बॉडी तरंग कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों में चलती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक पी और एस तरंगे। वहीं सतही तरंग एल वेव्स, ये सतह पे चलती हैं, लंबी यात्रा तय करती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हीं पी, एस और एल के कारण जो घनत्व में अंतर आता है, इनके वेग और अन्य कारणों से जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस विशेषकर पी और एस तरंगों की जो चलने की प्रक्रिया है, चाहे वेग हो, चाहे इनका ठोस, तरल और गैस में, या फिर सिर्फ ठोस में चलने का जो प्रक्रम है, इसके आधार पर क्रस्ट, मेंटल और कोर में भी डिवीजन हुआ है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के असांतत्य हैं। पृथ्वी की सबसे बाह्य परत क्रस्ट है। ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि निचले क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं ऊपरी मंडल का घनत्व 3 से 3.5, जबकि निचले मंडल का जो घनत्व है 4.5 से 5.5 तक है। क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक जो है मेंटल का विस्तार, अर्थात एक समान घनत्व पाया जाता है। पृथ्वी का कोर सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीव्र होती है गति। बाह्य घनत्व जो है तरल अवस्था में है, अर्थात बाह्य कोर, यहाँ पे लिखिएगा बाह्य क्रोड, ये घनत्व जो है तरल अवस्था में है। आंतरिक घनत्व जो है ठोस अवस्था में है। और ये बात हमको कैसे पता चलती है कि जो तरल है वहाँ पर एस तरंगे गायब हो जाती हैं, लेकिन फिर जो आंतरिक क्रोड है वहाँ पर पहुँचते ही ये तरंगे दिखाई पड़ने लगती हैं। इनका वेग महसूस किया जाता है, इस तरंगे पाई जाती हैं यहाँ पे, इसलिए पता चलता है कि यहाँ ठोस संरचना है। निष्कर्षतः भूकंपी तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आधारभूत जानकारी तो देती हैं, किंतु अभी भी आंतरिक संरचना के बारे में बहुत से तथ्य छिपे हुए हैं। अतः इस विषय पर व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता अभी भी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। 3 व्यवस्थाएं राजस्व की, भू राजस्व प्रणाली जो प्रचलित थी अंग्रेजों के समय की। एक आपकी ये महालवाड़ी थी, एक रैयतवाड़ी थी, और एक जो स्थायी बंदोबस्त था। ये तीनों थी। यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था की आपको चर्चा करनी है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बढ़ते खर्चों की पूर्ति और अधिकाधिक लाभ कमाने की इच्छा से
भारतीय कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ये अलग अलग हिस्सों में तीनों प्रणालियां लागू थी, आपको पता है, और तीनों ने ही अंततः किसानों का शोषण किया। इसके लिए 3 कृषि भू राजस्व व्यवस्थाएं लाई गई, जिनमें से महालवाड़ी व्यवस्था एक थी। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी? तो ये स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद लागू हुआ, तो निश्चित रूप से इन दोनों से थोड़ी सी बेटर थी। ब्रिटिश भारत के 30% भाग में, जहां मध्य प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश, आगरा और अवध में उस समय अलग थे, वहां पर लागू थी। भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर वहां पे जो लंबरदार होता था गांव का, वो वसूलता था। पूरे गांव को एक इकाई मानी जाती थी। गांव के मुखिया या लंबरदार प्रतिनिधियों के माध्यम से लगान की अदायगी किया करते थे। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो भूमि हस्तांतरणी होने के कारण जोत का आकार घट गया। ठीक है, भूमि हस्तांतरणी थी, एक अगर राजस्व नहीं दे पाता था कोई, तो उससे लेकर के दूसरे को दी जा सकती थी। संयुक्त परिवार की परंपरा पर यहाँ पर चोट पहुंची, लोग व्यक्तिवाद यहाँ पे बढ़ा। अनावृष्टि, अतिवृष्टि व अकाल में राहत नहीं, वो किसी भी प्रणाली में नहीं थी। अनावृष्टि, अतिवृष्टि हो, अकाल हो, हर स्थिति में क्या किया जाता था? ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलने का प्रयास किया जाता था। भूमि विनिमय का साधन बन गई परंपरागत कृषि उत्पादन का ह्रास हुआ, क्योंकि लोग ऐसी कृषि करने पर केंद्रित होने लगे जो आसानी से बिक जाए और उनको जो है राजस्व देने के लिए पर्याप्त धन हो जाए। लागत अनुमान पर आधारित होने की वजह से विसंगतियां उत्पन्न हुई। विसंगतियों का लाभ कंपनी के अधिकारियों द्वारा लिया गया, अधिक से अधिक कर लेकर के। कर की अत्यधिक दर से किसानों का शोषण हुआ। कर न दे पाने की स्थिति में किसानों की जमीन से बेदखली की जाने लगी। सरकार समर्थक बिचौलियों का उदय होने लगा। जो औद्योगिक कारखाने थे, उसमें प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, वो भी कृषि पर ही, जो कच्चे माल की कृषि थी अर्थात जो नगदी थी फसलें, उनकी कृषि पर ही ये जोर देते थे। उनकी डिमांड ही ज़्यादा थी, इसलिए इस तरह के फसलों के उत्पादन की परंपरा बढ़ी। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की यह भू राजस्व व्यवस्था भी शोषण व गरीबी का साधन बन गई, जिससे एक वर्ग अमीर होता गया तो दूसरा गरीब। इससे भारत में शोषक व शोषित वर्गों में वृद्धि हुई। 1857 के विद्रोह के महत्व पर चर्चा कीजिए। यहाँ विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बताना है, महत्व के बारे में ज़्यादा बताना है। तो 1857 को महान विद्रोह था, यद्यपि ब्रिटिश हुकूमत को सत्ता से हटाने में तो सफल रहा, किंतु इस विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता के माथे पर शिकन अवश्य ला दी थी। इस विद्रोह का महत्व व सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित था। क्या था? यहाँ पर कारण नहीं बताना है, ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, 1857 विद्रोह देखते ही कारण बताना शुरू कर देते हैं। धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे महत्व पे चर्चा करनी है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसका महत्व क्या था कि राजनीतिक जागरूकता हुई, लोग जानने लगे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी लड़ाई जा सकती है, उनको भी डराया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार की शोषण की नीतियां उजागर हुई। लोग ये जब कहीं युद्ध होता है, कुछ होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो लोग जानने का प्रयास करते हैं क्यों हुआ। तो लोगों को, जो लोग नहीं पता, जो ऐसा लगता था, अंग्रेज कहते थे ना कि हम सुधार करने आए हैं, तो पता चला ये शोषण करते हैं। शोषण खिलाफ विरोध की भावना जागृत हुई पूरे देश में। तभी आवाज में कहा जाने लगा, नहीं, ब्रिटिशर्स जो है शोषण करते हैं हमारा। अंग्रेजों के खिलाफ अखिल भारतीय एकीकरण भी हुआ, विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ आए। आत्मबल में वृद्धि हुई, लोगों के आत्मबल में वृद्धि हुई। यहाँ पर कई ऐसी विजय भी जो भारतीय उस समय नेतृत्व करता थे, उन्होंने प्राप्त की, जहाँ जिससे लोगों को लगने लगा कि नहीं, ब्रिटिशर्स को हराना इतना भी मुश्किल नहीं जितना समझा जाता है। संगठन व जो परस्पर सहयोग है, उसकी प्रेरणा हुई। लोगों ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, तो संगठन बनाने की और सहयोग की प्रेरणा। और इसमें यह भी कमी महसूस की जाने लगी, अगर इसका फैलाव पूरे भारत में होता या प्रत्येक वर्ग अगर इसमें शामिल हो जाता, और अगर कुछ राजवंशों का भी साथ सहयोग मिल जाता, तो शायद, खुद अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि अगर सिंधिया वगैरह भी शामिल हो जाते उसमें, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ सकता था। ये सामान्य युद्ध नहीं था, पूरी अंग्रेजों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी इस युद्ध के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह रहा होगा अंग्रेजों के लिए। तो नरमपंथियों को ब्रिटिश सरकार से आघात, जिसके कारण जनमानस का समर्थन इसको मिला, भविष्य के आंदोलनों के लिए पृष्ठभूमि बनी। ब्रिटिश सरकार को बताना कि भारतीय सशस्त्र संघर्ष एवं बलिदान में पीछे नहीं है, इसमें ये
1857 कामयाब रहा। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित होना, इसमें जो सुधार किए गए वो इसी का परिणाम थे। गोद वसीयत धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का यहाँ से निर्णय लिया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, 1857 के विद्रोह का एक कारण भी था। कंपनी के शासन का यहाँ से अंत हो गया। राष्ट्रीयता की भावनाओं का अंकुरण हुआ। भविष्य के आंदोलनों के लिए आधार व असफलता से सबक लिया गया और आगे की रणनीति बनाई गई। निष्कर्षतः 1857 के महान विद्रोह ने भारतीयों के मन में इस धारणा को तोड़ दिया कि अंग्रेजी हुकूमत श्रेष्ठ है। इसी नई पनपी धारणा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा बदल दी। मार्लेमेंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। महात्मा गांधी के इस कथन की व्याख्या करिए। देखिए, मार्लेमेंटो सुधार ने जो अलगाव का बीज बोया, फूट डालो राज करो की नीति का, वो आज भी भारतीय संविधान भारत में विद्यमान है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, और हमारा जो इतिहास लिखा गया या लिखवाया गया, उस समय जो ग्रंथ लिखवाया गया, चीज़ें जोड़ी गई, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में था, इस तरह से जोड़ी गई कि आज भी लोग एक दूसरे को जातिवादी गालियाँ हों या धर्म, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को गाली देता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोपी। और इस योग्य थे उस समय जो अंग्रेज़ थे, इतना उनके पास बल था हर तरह का कि वो सक्षम थे ये सब करने में, वो करके चले गए। आज भी मानसिक गुलाम इसीलिए कहा जाता है कि मानसिक गुलामी से कब आज़ाद होंगे ये पता नहीं है ना। इतना दुनिया आगे बढ़ रही, लेकिन लोग जाति पात में, वर्ग में, ऊंच नीच में और धर्म वर्ग में बटे हुए हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कोई काम नहीं है, रोजगार होता तो शायद ये सब न करते। लेकिन ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि इनको भड़काने वाले, इनको उल्टा सीधा काम करवाने वाले, ये पढ़ा लिखा वर्ग है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बंगाल विभाजन, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम आदि कार्यों से भारतीय जनता में अत्यंत आक्रोश व्याप्त था। भारतीयों की ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ती निराशा को कम करने के लिए मार्लेमेंटो सुधार 1909 पेश किया गया। इस अधिनियम ने यद्यपि भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति, पूरक प्रश्न, बजट पर वाद विवाद, विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि आदि सुधारात्मक कार्य किए, किंतु अन्य अधिनियम की तरह यह भी ढाक के 3 पास साबित हुए। गांधी को इस अधिनियम को आलोचना के निम्नलिखित आधार थे। पहला, आलोचना का सबसे बड़ा कारण सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ था। इस निर्वाचन पद्धति ने सांप्रदायिकता के बीज बोए भारतीयों के बीच। इसके अलावा प्रांतीय परिषदों के लिए संपत्ति संबंधी योजनाएं भी निर्धारित की गई। सरकार को अधिकार दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनने से रोक दे। तो ये एक ज्यादती थी। इस अधिनियम द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया, जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अजमेर, मारवाड़ सीधे गवर्नर जनरल के हाथ में थे। इस क्षेत्र का कोई भी सदस्य विधान परिषदों के लिए नहीं चुना जा सकता था। पृथक निर्वाचन पद्धति से मुस्लिमों को सीमित अधिकार देकर उदारवादियों को अपने पक्ष में करने व उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश की जाने लगी। प्रत्येक चुनाव प्रणाली की जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी, उसकी जगह अप्रत्यक्ष चुनाव को वरीयता दी गई। इस प्रकार, जो कि लोकतंत्र के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार कुछ अच्छाइयाँ होने के बाद भी यह अधिनियम जो है भारत की सामाजिक संस्कृति पर गहरा इसने आघात किया, जिसका फल विभाजन के रूप में मिला और आज भी मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।